नमस्कार, मैं सज्जनपाल मील मनिंद्र साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो क्लास 10 का जो आज हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। कौन सा टॉपिक है हमारा आज? असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो देखो असहयोग आंदोलन है, इसको पढ़ने से पहले हम इसके कारणों के ऊपर क्या है थोड़ी दृष्टि डालेंगे कि क्या कारण थे जिनके कारण असहयोग आंदोलन हुआ। ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि लोगों को, भारतवासियों को गांधी जी के साथ मिलकर ये आंदोलन करना पड़ा और क्या इसके परिणाम हुए, ये सारा हम क्या है इसमें देखेंगे। तो देखो असहयोग जो आंदोलन है वो एक आकस्मिक कोई घटना नहीं थी कि अचानक ये आंदोलन हो गया। उसके पीछे जो वैसे तो बहुत सारे कारण थे। देखो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनके कारण भारतवासियों अंग्रेजों से दुखी थे। हर क्षेत्र के जो लोग अंग्रेजों से क्या है परेशान थे। लेकिन तात्कालिक जो 3 कारण थे, मुख्य 3 कारण है जिनके कारण असहयोग आंदोलन हुआ, उनके बारे में आप देखो बोर्ड पे मैं लिखता हूं। कारण असहयोग आंदोलन के कारण है, ठीक है ना। नंबर 1 रोलेट एक्ट, ठीक है ना। रोलेट को आप वैसे भी लिख सकते हो, इस प्रकार भी लिख सकते हो, ठीक है ना। रोलेट एक्ट, पहली घटना ये हुई थी रोलेट एक्ट। दूसरी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरी जो सबसे अहम जो घटना थी, सबसे जो प्रमुख घटना थी जो कारण बनी असहयोग आंदोलन का, वो यही थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। और नंबर 3 खिलाफत आंदोलन। ये भी बताएंगे आपको क्या है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तात्कालिक मुद्दे थे ये, तात्कालिक कारण थे जिनके कारण असहयोग आंदोलन हुआ। इसमें सबसे पहला रोलेट एक्ट, इसी को ले लेते हैं। देखो उस समय गांधी जी के आने के बाद में देखो ज्यादातर क्या हो गया कि जगह जगह सत्याग्रह होने लगे, हड़तालें होने लगी। इससे अंग्रेज क्या हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि अंग्रेजों को अब ऐसा लगने लगा था कि अब ज्यादा दिन तक हम भारत में राज नहीं कर सकेंगे, ज्यादा दिन तक हमारे पांव हैं वो जमे नहीं रहेंगे, अपने पांव उखड़ने वाले हैं। इसलिए अंग्रेजों ने अपना दिमाग लगाया, तरकीब लगाई कि कुछ ऐसा किया जाए जैसे भारत में आंदोलन और जो भी सत्याग्रह संबंधी गतिविधियां हैं इन पर क्या लगाई जा सके, रोक लगाई जा सके। ठीक है, और इनको रोक लगाने के लिए सत्याग्रहियों को जेल में डालना जरूरी था। लेकिन गांधी जी के साथ जो सत्याग्रह करते थे ना लोग, वो कानून का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं करते थे। और जब तक कानून का उल्लंघन नहीं होगा तो जेल में सत्याग्रहियों को डाला कैसे जाए, क्योंकि गांधी जी है, उनका जो आंदोलन होता था वो शांति प्रिय ढंग से होता था। तो फिर देखो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत किसी भी आंदोलनकारी को जबरदस्ती जेल में डाल दिया जा सके। इसके लिए देखो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई जिसका नाम था रोलेट एक्ट कमेटी। 1917 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1917 में। कमेटी का नाम था रोलेट एक्ट कमेटी या रोलेट कमेटी, ठीक है ना, रोलेट कमेटी। इसको देखो कई जगह इसका नाम सीधा रोलेट कमेटी भी मिलता है। और ये बनाई गई थी 1917 में। और किसकी अध्यक्षता में, किसके नेतृत्व में बनाई गई थी ये? सिडनी रोलेट अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी सिडनी रोलेट। ठीक है, देखो पहले जो कमेटी बनती थी, जो कमेटी का अध्यक्ष होता था उसी के नाम से वो कमेटी बन जाती थी। तो इस कमेटी का जो 1917 में बनी थी, इसका जो अध्यक्ष था वो था सिडनी रोलेट। तो इसको नाम क्या दे दिया गया? रोलेट कमेटी। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि, तो इसमें देखो एक कानून है वो बनाया गया, कानून प्रस्तावित किया गया जिसको बोलते हैं रोलेट एक्ट कानून। प्रस्तावित हुआ 1917 में और लागू हुआ 1919 में। लागू कब हुआ? 1919 तारीख थी 19 मार्च
1919 इस तारीख को क्या हुआ, ये लागू हुआ। अब देखो पूरे देश में लागू हो गया 19 मार्च 1919। अब देखो 1919 का साल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सारी जो जितने भी घटनाएं हैं वो 1919 में घटी। ये मार्च का महीना था, 19 मार्च, ठीक है ना। अब क्या क्या घटनाएं घटती हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये कानून बन गया। इस कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को मनचाहे तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता था, चाहे उसने कोई अपराध किया हो या नहीं किया हो, ठीक है ना। और गिरफ्तार किया हुआ जो वकील है, इस मतलब गिरफ्तार किया हुआ जो व्यक्ति है उसके लिए न वकील, न अपील और न दलील होती थी। कोई भी वकील नहीं होता था, कोई दलील नहीं दे सकता था, सीधा उसको काल कोठरी में डाल दिया जाता था। कारण भी पूछने का अधिकार नहीं था कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। यह कानून केवल इसीलिए बनाया गया था ताकि जो आंदोलनकारी हैं, गतिविधियां हैं, उनको निरस्त किया जा सके, आंदोलनकारियों को जबरदस्ती जेल में डाला जा सके। अब देखो जबरदस्ती वाला जो कानून है इसका विरोध होना स्वाभाविक था हमारे देश में भी, ठीक है ना। तो पहला जो मैंने आपको कारण बताया वो क्या है, रोलेट एक्ट कब बना, 1917 में लागू कब हो गया, 19 मार्च 1919 को। क्या कानून था, इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को मन मर्जी से बिना अपराध किए ही क्या है, गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है ना। तो ये हो गया कानून। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं। अब दूसरा जो कानून था, दूसरा जो कारण था, सॉरी, उसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ सबको पता है, 13 अप्रैल 1919। क्यों हुआ, कारण क्या था। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि दूसरा कारण पहले कारण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब रोलेट एक्ट कानून बनता है कब, मार्च में। अब बात आ जाए अगले महीने में, आ जाओ आप। इसका विरोध धीरे धीरे जब लोगों को पता चलने लगा, उसमें टाइम लग गया, 10-15 दिन का समय लग गया, लोगों को पता चलने लगा कि रोलेट एक्ट कानून बना है, ठीक है। तो धीरे धीरे उसके विरोध के स्वर है वो उठने लगे। अब जो महीना आ गया वो आ गया अप्रैल का। कौन सा महीना, अप्रैल का, ठीक है। मार्च का महीना खत्म हो गया। बात है 6 अप्रैल की। 6 अप्रैल को गांधी जी समेत कई नेताओं ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने प्रारंभ कर दिए। क्या तारीख थी, 6 अप्रैल, ठीक है ना। 6 अप्रैल को इस रोलेट एक्ट जो कानून है इसका विरोध होना शुरू हो गया। अब डेट आती है 9 अप्रैल, 9 अप्रैल, ठीक है ना। 9 अप्रैल को क्या होता है, 9 अप्रैल को जो देखो ये रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन हो रहा था, इसके जो प्रमुख 2 नेता थे जिनका नाम था सैफुद्दीन कच्छू। क्या नाम था, सैफुद्दीन कच्छू, और दूसरा डॉक्टर सत्यपाल। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है इसी कानून के तहत, ठीक है। और ये दोनों ही जो नेता थे ना, वो लोगों में क्या थे, बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, ठीक है। क्या थे ये, बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। दोनों जो मेन नेता थे, क्या नाम था, पहले का सैफुद्दीन कच्छू और दूसरा डॉक्टर सत्यपाल। इनको गिरफ्तार करते ही और भी ज्यादा क्या बगावतें हो जाती है। देखो 6 अप्रैल को तो देखो सत्याग्रह शुरू हो गया, और 9 अप्रैल को इन दोनों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। अगला दिन आता है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल सन 1919 का ही चल रहा है, ठीक है। सन कौन सा है, 1919। 10 अप्रैल को देखो क्या घटना होती है, जब इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये दोनों नेता बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, तो उनको छुड़ाने के लिए क्या है, लोग कहां इकट्ठे हो जाते हैं, अंग्रेजी दफ्तर जाते हैं अंग्रेजी अफसर से मिलने के लिए, लेकिन इनको वापस निकाल दिया जाता है। अंग्रेज अधिकारी उनसे मिलने से मना कर देते हैं, क्रांतिकारियों से, ठीक है। आंदोलनकारी हैं तो आंदोलनकारियों को बहुत ज्यादा क्या आता है, गुस्सा आता है, ठीक है। आंदोलनकारी क्या करते हैं, भड़क जाते हैं। तो देखो एक तो रेल गाड़ियों को, और रेलवे के जितने दफ्तर थे वहां आसपास में, जो रेलवे के जितने दफ्तर हैं, उन सभी को आंदोलनकारी क्या कर देते हैं, जला देते हैं,
ठीक है, जला दिए। 10 अप्रैल को क्या किया गया? 6 अप्रैल को देखो सत्याग्रह शुरू, 9 अप्रैल को सैफुद्दीन डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया, 10 अप्रैल को इनको छुड़ाने के लिए प्रयास किए गए लेकिन विफल हुए। तो आंदोलनकारियों ने गुस्से में आके एक तो रेल विभाग के जितने भी दफ्तर थे उनको जला दिया, और डाक और तार, यानी कि अंग्रेजों की सूचनाओं का आदान प्रदान उस समय तार से होता था, पत्र व्यवहार से ही, तो डाक तार जो दफ्तर थे उनको भी क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। 10 अप्रैल की ये घटना है। अंग्रेजी से और भी ज्यादा मतलब चिंतित हो जाते हैं कि ये आंदोलनकारी, अब तो आंदोलन बहुत ज्यादा तेज हो गया, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, अंग्रेज वो डर जाते हैं। तो 11 अप्रैल की घटना देखो, 11 अप्रैल को क्या होता है? 11 अप्रैल को अंग्रेजों द्वारा एक नया अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसका नाम जनरल डायर। क्या नाम है? जनरल डायर। इसको अमृतसर में नियुक्त कर दिया जाता है। ये सारी घटनाएं पंजाब की है, अमृतसर की। कहां की है? पंजाब के अमृतसर की। जब अमृतसर के हालात बिगड़ने लग गए तो यहां पर जनरल डायर को 11 अप्रैल को क्या कर दिया गया? नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि जनरल डायर विशेषज्ञ था ऐसे मामलों का, जहां पर भी लोग है ना आंदोलन कर देते थे, अंग्रेजों को जहां चिंता सताने लगती थी, तो वहां पर जनरल डायर को भेजा जाता था। ये एक क्रूर अधिकारी था। दया, धर्म, ऐसी कोई भी चीज इसकी डिक्शनरी में नहीं थी। इसका सीधा सा मतलब मानना था कि विद्रोह जो है उसको दबा दो, बातचीत तो करनी नहीं है, ठीक है। लोगों को मरवाने के लिए सबसे ज्यादा क्या था, ये प्रसिद्ध था, जिसका नाम था जनरल डायर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का अहम दोषी था, ठीक है। तो इसको नियुक्त किया गया 11 अप्रैल। अब देखो जनरल डायर ने नियुक्त होते ही एक कानून लगा दिया अमृतसर में, जो था मार्शल लॉ, जिसको क्या बोलते थे? मार्शल लॉ। ये एक ऐसा कानून था जिसमें सार्वजनिक गतिविधियों पर पाबंदी थी, ठीक है ना। क्या था? सार्वजनिक गतिविधियों पर पाबंदी थी, यानी कि कोई भी सार्वजनिक गतिविधियां नहीं कर सकता था, और न ही एक साथ 3 से ज्यादा व्यक्ति है वो क्या इकट्ठे हो सकते थे, ठीक है ना। जैसे अभी देखो कोरोना संकट में अपने भी यहाँ पर धारा 144 लागू हुई थी, जिसमें 5 व्यक्ति से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। वैसे मार्शल लॉ था, इसी का ही रूप था। इसी कानून का मतलब है, ऐसे मान लो कि जन्मदाता जो धारा 144 का जन्मदाता यही था। इसमें 3 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते थे। अगर 3 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हैं तो तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। तो मार्शल लॉ लगा दिया था किसने? जनरल डायर ने, आते ही 11 अप्रैल को। अब 12 अप्रैल की बात, कौन सी बात है? 12 अप्रैल। ये देखो, पहले सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया ना, इसके बाद में बुग्गामल और रतनचंद, बुग्गामल व रतनचंद, ये 2 मुख्य क्रांतिकारी और थे पंजाब के, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आपकी 10वीं की क्लास में देखो ये नहीं है, बुग्गामल भी नहीं है, रतनचंद भी नहीं है, सैफुद्दीन भी नहीं है, सत्यपाल भी नहीं है, इतना विस्तार से नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान तो होना चाहिए ना। सारा किताब वाला जो याद करना है वो तो आपको अपने जो बुक में वही करना है, वो मैं नोट्सों में दे दूंगा, वो याद करना है जो लिमिट है वो, लेकिन आपको इसकी जानकारी तो पूरी होनी चाहिए ना। तो देखो, बुग्गामल और रतनचंद, ये 2 नेता और थे पंजाब के, इनको भी रातों रात क्या कर दिया जाता है? गिरफ्तार कर दिया जाता है। कौन सी तारीख को? 12 अप्रैल। अब देखो घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 6 तारीख को क्या हुआ? आंदोलन होने लगे। 9 तारीख को सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया। 10 अप्रैल को आंदोलनकारियों ने रेल विभाग है, डाक विभाग को जला दिया। 11 अप्रैल जनरल डायर आ गया, और 12 अप्रैल को उसने क्या है? बुग्गामल और रतनचंद को गिरफ्तार करवा दिया, और साथ में मार्शल लॉ लगा दी। अब देखो क्या होता है, इसको एक बार थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। मार्शल लॉ कानून, अब ये जो अमृतसर है इस ग्रामीण एरिया था, मतलब वहां पर ज्यादातर गांव में थे, तो लोगों को जो कानून वगैरह लगते थे उनकी जानकारी नहीं होती थी। तो जो शहर से दूर होने के कारण अमृतसर जो है ना वो काफी दूर होने के कारण ग्रामीण इलाका था, लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ नाम का कोई कानून भी लगा हुआ है और ये क्या होता है। तो डेट थी, अब देखो फाइनल डेट आती है लास्ट, जो एकदम जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 13 अप्रैल 1945।
19। ध्यान देना, देखो बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी ये आता है और 10वीं क्लास में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो देखो ये जगह है जिसको बोलते हैं स्वर्ण मंदिर। क्या बोलते हैं? स्वर्ण मंदिर, यानी कि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है यहां पर। और 13 अप्रैल 1919 को पंजाबी जो व्यक्ति होते हैं, सिख समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं, उनका सबसे बड़ा त्योहार था जिसको बोलते हैं बैसाखी। क्या बोलते हैं? बैसाखी का त्योहार। जैसे अपने संक्रांत वगैरह ये त्योहार आते हैं ना, संक्रांत ये, वैसे यहां इनके भी क्या आती है? बैसाखी। तो बैसाखी का मेला लगा हुआ था इस मंदिर में, स्वर्ण मंदिर में, ठीक है। और इस मेले में काफी हजारों की संख्या में मतलब लोग आए थे। उनको पता नहीं था कि इस प्रकार की पाबंदी जो मेला है इस पर रोक लगा रखी है सरकार ने, मार्शल लॉ भी लगा रखा है। और इसी मंदिर के पास, एकदम पास में ही था बाग जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के पास। अब लोग क्या कर रहे थे? मेले में जाके आ रहे थे मंदिर में। मंदिर में जाते ही आराम करने के लिए, बातचीत करने के लिए इस बाग में आके एकत्रित हो रहे थे और यहां पर आके और रूलेट एक्ट के बारे में इनको क्या करनी थी? एक सभा करनी थी। उसकी निंदा के लिए यहां पर सभा इकट्ठी हो रही थी कुछ लोगों की। और लोग आते गए, जुड़ते गए, आते जुड़ते गए, और लोगों की संख्या होगी लगभग इस बाग में 20,000। कितनी संख्या हो गई? 20,000 लोग एकत्रित हो गए धीरे धीरे, देखते देखते। क्योंकि मंदिर के पास था ये। मंदिर में जैसे ही अपनी पूजा पाठ करके आए, मेले से आए, बैसाखी का त्योहार था, और आके यहां पर कुछ विश्राम कर रहे थे और कुछ रूलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो इस चीज की सूचना अंग्रेजों को लगती है। अंग्रेजों को लगा कि अपने खिलाफ कोई बड़ी बगावत करने की सोच रहे हैं जलियांवाला बाग में। तो 12:40, ठीक है, 12:40 का समय था। जनरल डायर को सूचना मिलती है कि जलियांवाला बाग में एक क्या हो रही है? सभा हो रही है, जो अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है, बहुत ज्यादा भारी अंग्रेजों पर पड़ सकती है, ठीक है ना। तो इस समय देखो क्या किया जो जनरल डायर था, उसने अपने 150 सैनिक लिए। क्या सैनिक लिए? 150, जिसमें कुछ ब्रिटेन के सैनिक थे, मतलब अंग्रेज सैनिक थे, और कुछ भारतीय भी थे, ठीक है। कुछ किसी को कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। अन्यथा देखो हो सकता है भारतीय सैनिक हवा आने से मना कर देते, कुछ और परिस्थिति भी हो सकती थी। 4 बजे देखो 12:40 पर उसको सूचना मिलती है, 12:40 को सूचना मिली और 4 बजे रवाना हो गया वो, शाम 4 बजे। 4 बजे जनरल डायर कितने सैनिकों के साथ है? 150 सैनिकों के साथ निकलता है। और उसने आते ही क्या कर लिया? जलियांवाला बाग है उसको चारों ओर से घेर लिया। ये जलियांवाला बाग है, इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं जलियांवाला बाग को, ठीक है। स्वर्ण मंदिर को थोड़ा सा हटा देता हूं एक बार। ये जलियांवाला बाग, ठीक है। अब क्या हुआ? ये स्वर्ण मंदिर तो इधर ले लेते हैं अपने हाथ की बात है आज तो, ठीक है, इसमें कौन सा टाइम लगता है। जलियांवाला बाग हो गया ये, जलियांवाला बाग। 20,000 लोग बैठे हैं अंदर। कितने लोग हैं? 20,000। और 150 सैनिक आते हैं। ये मेन गेट है, ये मुख्य द्वार है जहां से लोग बाहर जा सकते हैं। यहां से सैनिक आते हैं, इस प्रकार घेर लेते हैं इसको। इधर दीवार है, इधर से घेर लेते हैं और मुख्य गेट पर भी सैनिक खड़े हो जाते हैं। और लगातार 10 मिनट तक गोलियां चलती है। जनरल डायर ने क्या है, सैनिकों ने भी पहले सोचा होगा कि पहले चेतावनी दी जाएगी, फिर ये यहां से निकल जाएंगे, लेकिन जनरल डायर ने आते ही फायर का आदेश दिया और लगभग 10 मिनट तक भीड़ पर, कितने मिनट है? 10 मिनट तक भीड़ पर गोलियां चलती हैं, अंधाधुंध गोलियां चलती हैं। यानी कि एक बटन जब दबता है ना, 150 सैनिक थे तो एक बटन में 150 गोलियां निकली। एक बंदूक से भी एक गोली निकली तो 150 सैनिकों की कितनी गोलियां निकली? 150 गोलियां निकलती हैं। इस प्रकार 10 मिनट तक गोलियां चलती हैं। और ये जो दीवारें थी, मुख्य दरवाजा, यहां से भागते लोग तो यहां पर सैनिक खड़े थे। ये दीवारें थी वो 10-10 फुट की थी, मतलब ऊंची थी, 10 फुट दीवार चढ़ के भी, कूद के भी नहीं जा सकते थे। इस प्रकार का मतलब ये जलियांवाला बाग था। तो इसमें यहां पर एक कुआं था, आज भी है। कभी अमृतसर जाओ तो घूमने के लिए तो ये चीज जरूर देख के आना, स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग।
तो कुछ लोगों ने सोचा कि अब तक कुएं में अपने कूद जाएं, इससे हम बच जाएंगे। तो कुछ ज्यादातर महिलाएं, ठीक है, महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लिया और कुएं में कूद गई। एक महिला कूदी तो दूसरी उसके पीछे ही, देखा वो तो बच गई, अपने रह जाएंगे। इस प्रकार सैकड़ों महिलाएं उस कुएं में कूद गई। तो 100 से अधिक महिलाएं तो इस कुएं में गिरने से मर गई, बच्चे और महिलाएं। और अंग्रेज इतने निर्दयी थे कि उन्होंने 7 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उसके भी गोली मार दी। 7 सप्ताह, 7 महीने तो बहुत होते हैं, मात्र 49 दिन के बच्चा था कि उसको भी गोली मार दी। बच गया था वो, तो उसको भी गोली मार दी। तो इस नरसंहार में अंग्रेज तो ऐसे कह रहे हैं कि 370 व्यक्ति मारे गए थे। हमारी बुक में 379 दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस का कहना था कि इस हत्याकांड में लगभग 1000 लोगों की क्या हुई, मौत। और सरकार ने आंकड़ा छुपा दिया ताकि जनता न भड़क जाए। तो लगभग हो सकता है कि 1000 लोग भी मरे हों, लेकिन अपने को तो अपनी बुक वाला 370 से अधिक वाला ही याद करना है, 379 है वो। तो देखो अपने कितने 379 लेके चलते हैं। कांग्रेस ने बोला कि इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए और 1500 लोग लगभग घायल हो गए। आपकी बुक में 1000 लोग घायल हैं। तो इतना बड़ा जो नरसंहार है वो आज तक कभी भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। ये नरसंहार है बहुत बड़ा, दिल दहलाने वाला था। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, किसी पे भी अंग्रेजों ने क्या नहीं की, दया नहीं की। इसलिए इसको क्या है, जनरल डायर को क्रूर माना जाता है। जब लोगों ने आवाज उठाई कि जनरल डायर ने क्या है, दोषी है इस हत्याकांड का, इसको सजा दो, तो अंग्रेजों ने जनरल डायर को सजा देने की बजाय उसको मतलब इनाम दिया, सम्मानित किया। अंग्रेजों ने कहा कि जनरल डायर ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अब देखो अपने अगला जो है कारण इसका, वो इसको मिटा देता हूं। अगला कारण देखते हैं जो है खिलाफत आंदोलन। तीसरा देखो क्या है कारण खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्या था, देखो एक देश है तुर्की, जहां पर जो खलीफा का जो पद है वो बहुत ही सम्मान, इस्लामिक जो धर्म का ये एक सम्माननीय पद होता है जिसको बोलते हैं खलीफा। और कहां, तुर्की में। तो अंग्रेजों ने देखो इस खलीफा के सारे अधिकार है वो क्या है, छीन लिए थे और इस पद को समाप्त करने का निर्णय ले लिया था, जिससे समस्त विश्व सहित भारत के जो मुसलमान हैं इनमें भी क्या है, आक्रोश उत्पन्न हो गया। मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ है वो आंदोलन छेड़ दिया, जिसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। इसी आंदोलन के देखो उपलक्ष्य में 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। अब गांधी जी ने सोचा कि अभी अपने असहयोग आंदोलन कर रहे तो हैं, उसमें हिंदू शामिल हैं, क्यों ना हम भी अंग्रेजों का विरोध कर दें और एक खिलाफत आंदोलन को इस आंदोलन में शामिल कर लें, तो मुस्लिम जो भाई हैं उनका भी हमें क्या मिलेगा, साथ मिलेगा। इसी साथ को लेकर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का हिस्सा बना लिया। तो ये तो थे देखो कारण किस चीज के, असहयोग आंदोलन की। अब देखो असहयोग आंदोलन की घटनाएं, देखो क्या क्या हुआ है असहयोग आंदोलन में। सबसे पहले तो गांधी जी का यह कहना था कि अंग्रेज जो भारत में शासन कर रहे हैं ना, वो भारतीयों की ही देन है, हमारे कारण ही यहाँ शासन कर रहे हैं, क्योंकि हम अंग्रेजों का क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। हमारे जो सैनिक हैं वो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं, हमारे जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं, हमारे जो शिक्षक है वो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं, हमारे वकील हैं वो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं, हमारे लोग हैं वो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं। किस प्रकार अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं लोग, कि विदेशों से बनी यानी कि ब्रिटेन से बनी जो वस्तुएं आ रही है उसको हम खरीद रहे हैं और उसके बदले अंग्रेजों को अपने दे रहे हैं क्या, पैसा। और उस पैसे का जो प्रयोग है वो अंग्रेज हमारे खिलाफ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम विदेशों में बनी हुई चीजें नहीं खरीदेंगे ना तो अंग्रेजों के पास पैसा जाएगा नहीं और अंग्रेजों की हालत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इस प्रकार अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। जैसे अभी भी अपने देखो कई आपने सुना होगा कि चाइनीज चीज का अगर बहिष्कार करेंगे तो चीन है वो क्या है, बर्बाद हो जाएगा। ये तो उसी प्रकार का कुछ वो था। और सही बात ही देखो अपने अंग्रेजी जो देश है ब्रिटेन, उसमें बनी हुई अपने चीज खरीद रहे हैं या खरीद रहे थे उस समय, तो उससे देखो पैसे तो अंग्रेजों के पास जा रहे थे, उस पैसे से यहाँ पर वो प्रशासन चला रहे थे, सैनिकों को तनख्वाह दे रहे थे।
तो गांधी जी ने कहा इनका अब अपने सहयोग नहीं करेंगे, इनका क्या करेंगे, असहयोग, यानी कि अंग्रेजों का अपने असहयोग कर देंगे, न इनसे कोई चीज लेंगे, विदेशी का तो बहिष्कार ही कर देंगे। ठीक है, तो इस चक्कर में सबसे पहले तो लोगों ने क्या किया, बहिष्कार। क्या किया, बहिष्कार। बहिष्कार में देखो क्या, सबसे पहले कपड़े का बहिष्कार किया। जो विदेशी वस्तुएं थी या विदेशी कपड़े थे उनको सार्वजनिक चौराहों पर लाया गया और उनको आग लगा दी गई। ठीक है ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया, उनको क्या लगा दी गई, आग लगा दी गई। ठीक है, दूसरा गांधी जी ने आह्वान किया कि भारतीय जितने भी वकील हैं वो वकालतों का बहिष्कार कर दें। तो दूसरा बहिष्कार किसका किया गया, वकालत। ठीक है ना, इनकी वकीलों ने केस मुकदमे लड़ना ही छोड़ दिया। रेलवे के जो ड्राइवर थे उन्होंने रेलगाड़ी चलाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और इस आंदोलन में सबसे ज्यादा जो गेयर जो मतलब कहते हैं ना, गेयर, चौथे गेयर में गाड़ी चलती है, तो फास्ट जो इसको आंदोलन को किया वो किया हमारे विद्यार्थियों ने, बच्चों ने, स्कूलों के बच्चों ने। जब स्कूल जो है, विद्यालय, महाविद्यालय हैं, कॉलेज वगैरह हैं, उनके बच्चों को ये पता चला कि गांधी जी ने आह्वान किया कि अंग्रेजी शिक्षा को छोड़ो, स्कूलों का बहिष्कार करो, तो फिर बच्चों को तो चाहिए ही क्या था, उठाए अपने अपने बैग और घर की तरफ चल दिए। सबसे ज़्यादा गांधी जी को बच्चे ही पसंद करते थे, क्योंकि गांधी जी तीसरे दिन ही छुट्टी करवा देते थे। ठीक है ना, तो देखो क्या किया, बच्चों को जो पता चला तो बच्चों ने विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया। अब बच्चे चले गए तो टीचर क्या करें, टीचरों ने भी क्या कर दिया, विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया। धीरे धीरे ये बहिष्कार है वो क्या है, पूरे देश में फैल गया। ठीक है, और असहयोग जो आंदोलन है इसको एक तीव्र गति मिली। ठीक है, तीव्र गति से ये आंदोलन फैल रहा था। पहले ये शहरों में हुआ, सबसे पहले आंदोलन कहां फैला, शहरों में, नगरों में, और उसके बाद में ये जो आंदोलन है वो गांव में फैल गया। लेकिन कुछ लोगों ने इस आंदोलन का गलत फायदा भी उठाया। जैसे गांव में किसी ने अफवाह फैला दी कि गांधी जी ने ऐसे कहा है कि जो भी जमींदार हैं बड़े बड़े गांव के, उनको लूट लो और खा लो, और सारे निकल पड़े हथियार लेके और उनको लूट लिया, लूटपाट शुरू कर दी। कुछ लोगों ने इस आंदोलन का क्या है, गलत फायदा भी उठाया था। ठीक है, तो देखो ये गतिविधियां हुई थी जिसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का संपूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया, और आंदोलन अपने चरम शिखर पर था, बहुत अच्छी तरह चल रहा था, आंदोलन सक्सेस होने वाला था कि अचानक एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण जो आंदोलन है वो क्या हो जाता है, धराशायी हो जाता है। ठीक है ना, तो देखो क्या था वो घटना, चोरी चौरा कांड हुआ कब, 5 फरवरी 1922 को। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है गोरखपुर। ठीक है, वहां पर एक चौकी है या थाना है जिसका नाम है चोरी चौरा। जगह है चोरी चौरा और थाना भी है चोरी चौरा। तो वहां पर जो सत्याग्रही है वो शांतिपूर्वक तरीके से क्या कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उस जुलूस के ऊपर गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया और हिंसा करना प्रारंभ कर दिया आंदोलन को दबाने के लिए। तो उसमें क्या था, जो आंदोलनकारी है वो भड़क गए। फिर आंदोलनकारियों को गुस्सा आ रहा था, भाई हम तो जो शांतिप्रिय तरीके से क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज हैं इसमें भी क्या है, खुश नहीं है, और अंग्रेज है अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ गर्म दिमाग के भी थे। देखो सभी लोग एक जैसे नहीं होते, भी गांधी जी जैसे नहीं होते सारे भी ठंडे दिमाग के, कुछ गर्म दिमाग के भी होते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, वो 21 पुलिस वाले थे, एक उनका थानेदार था, मुख्य थानेदार तो आराम से चौकी में बैठा था, उसने तो ऑर्डर दे दिए कि मारो डंडा। ठीक है, तो आंदोलनकारियों ने 21 के 21 जो पुलिस वाले थे उनको लिया पकड़े और पकड़ के थाने में बंद कर दिया, साथ में थानेदार जी को भी बंद कर दिया। तो टोटल आदमी कितने हो गए, 22, और थाने को अच्छी तरह क्या कर दिया, ताला लगा दिया। अब अंदर पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि ये करने क्या वाले हैं। इन्होंने सोचा कि ठीक है ताला लगा देंगे, ताला लगाने के बाद में बाहर प्रदर्शन कर लेंगे और पुलिस आएगी अपने को छुटा देगी या बाहर निकाल देगी, फिर इनके अच्छी तरह इनकी तुड़ाई कर लेंगे अपने। आई बात समझे। लेकिन आंदोलनकारियों के तो दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने क्या किया, पेट्रोल केरोसिन लिया, पूरे थाने के ऊपर छिड़का और आग लगा दी। ठीक है, जिसमें 22 जो पुलिसकर्मी थे, 21 सिपाही और एक थानेदार, 22 के 22 जल करके हो गए
मर गए। ठीक है, सबकी मृत्यु हो गई। जब इस बात की, इस घटना की जानकारी, इसको देखो, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रश्न आता है चोरी चोरा कांड या चोरी चोरा घटना क्या थी। कहां हुई? गोरखपुर में। ठीक है, कहां पड़ता है गोरखपुर है? उत्तर प्रदेश में। हुई कब? 5 फरवरी 1922। बहुत बार प्रश्न आ जाता है। गांधी जी को जब इस चीज का पता चला कि जो आंदोलन है वास्तव में हिंसात्मक हो गया है और वहां पर पुलिस वाले को अब तोड़ेंगे, तो गांधी जी ने अनुमान लगा दिया, भाई आड़ी तेरा भी टूटेगा, छोड़ने तन्ना भी को। ठीक है, और पुलिस वाले अब सख्त रूप अपनाएंगे। तो गांधी जी की एक खासियत थी, देखो, जब उनको ऐसा लगता था कि आंदोलन है अब हिंसक हो गया है, तब उसको क्या है, बंद कर देते थे, बंद करवा देते थे। ठीक है ना। अब वो गांधी जी का डर मानो या फिर उनकी कोई सोच मानो, किताबों में तो ऐसे लिखा आता है कि गांधी जी चाहते थे कि अहिंसा से चले सब कुछ, लेकिन देखो डर भी होता है। पुलिस, पता है भाई 22 पुलिस वाले मर गए तो आंदोलन का जिम्मेदार तू है, तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, आंदोलन को समाप्त करवा दिया। आंदोलन समाप्त कब करवा दिया? 12 फरवरी 1922 को। अब गांधी जी की एक खासियत थी। क्या खासियत थी गांधी जी की? कि जब पुलिस वाले, अंग्रेज जो है वो भारतीयों को जब मारते थे ना, डंडे बरसाते थे, तो गांधी जी कहते थे सब्र रखो। ठीक है ना, और बहादुर रहो, अपने को हिंसा नहीं करनी, अगले चाहे कितने मार दें। ठीक है, तो मतलब गांधी जी पिटवाने में मतलब एक्सपर्ट थे, और जब अपने वाले पीटने लग जाते थे ना भारत वाले अंग्रेजों को, तब वो क्या कर देते थे, आंदोलन बंद कर देते थे। ठीक है, कहने को तो हम ऐसे ही कहेंगे कि गांधी जी हिंसा के घोर विरोधी थे। जब हिंसा होने लग जाती थी आंदोलन में, तो आंदोलन को बंद कर देते थे। तो देखो 12 फरवरी को गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि असहयोग आंदोलन समाप्त। इससे बहुत ज्यादा लोग नाराज हुए, क्योंकि इस आंदोलन के लिए देखो कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। और जब आंदोलन को सफलता मिलने लग गई, और मिलने ही वाली थी, उस समय गांधी जी को पता चल गया कि अब सफलता मिलने वाली है, तो गांधी जी ने क्या कहा, आंदोलन समाप्त। इससे बहुत सारे लोग हैं उनके मन में निराशा उत्पन्न हुई। तो देखो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा था, असहयोग आंदोलन। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। जब भी प्रश्न आता है तो ये इस प्रकार आता है कि आंदोलन के कारण बताइए जाता हो, तो कारण में तो आपको मैंने पहले बता दिया। या प्रश्न आएगा आंदोलन के बारे में बताइए, तो पूरा करना है। इसके परिणाम क्या हुए? परिणाम यही हुआ सबसे पहला कि आंदोलन है बिना किसी क्या है परिणाम के क्या हो गया, समाप्त हो गया। लोगों में क्या आ गई, निराशा। और कुछ देखो सच्ची बातें ये भी हैं कि धीरे धीरे जो आंदोलन है पहले धीमा पड़ने लग गया था, क्योंकि जब अन्य स्कूलों में बच्चों को ऐसे लगने लगा कि अब अपना जो भविष्य है वो क्या अंधकार। एक बार तो स्कूलों को बहिष्कार कर दिया, लेकिन जब लोगों को लगने लग गया कि अब स्कूलों को बिना अपना काम नहीं चलेगा, अपनी 1 साल खराब होगी, बर्बाद होगी, फेल हो जाएंगे 1 साल पीछे, तो बच्चे भी धीरे धीरे अपने आप के आगे स्कूल आ गए। कर्मचारी थे उनको भी भूख सताने लग गई, उनके जो बच्चे हैं वो भूखे मरने लगे, तो वो भी काम पर आने लगे धीरे धीरे। ठीक है ना। यानी कि और गांधी जी ने क्या कहा कि विदेशियों वस्त्र है इनका क्या करो बहिष्कार, और खादी पहनो। खादी सभी नहीं पहन सकते थे क्योंकि खादी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती थी, इसलिए दोबारा लोगों ने क्या विदेशी वस्त्र है वो पहनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये जो आंदोलन है वो क्या है, समाप्त होता गया। और आधिकारिक जो घोषणा है इसकी गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को कर दी कि आंदोलन आज के बाद समाप्त। तो ये क्या था हमारा असहयोग आंदोलन। कल एक नए आंदोलन के साथ गांधी जी का आंदोलन लेके इसी समय दोबारा देखो उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।